करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन को शुरू करते हैं, ठीक है। क्या डाउट्स रह गए आदित्य, मेरे को मेल कर देना, ईमेल कर देना, मैं ट्राई करूंगा वहां पे कुछ हेल्प कर पाया तो, ठीक है। डिफरेंशिएशन देखो क्या है। डिफरेंशिएशन हम बोलते किसको हैं? हमने लास्ट क्लास में अगर देखें तो, या उससे पहली क्लास में हमने डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करी थी, और हमने एक चीज बनाई थी कि एफ डैश ए, हमने क्या बोला था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ये वाली जो चीज आई थी, इस वाली चीज को हमने क्या बोला था? इस वाली चीज को हमने बोला था डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस चीज को हमने ये बोला था कि ये वाली जो लिमिट कैलकुलेट होकर आती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, ठीक है। सर मंडे या ट्यूसडे को दशहरा है तो क्लास ऑफ रह सकती है, हाँ रह सकती है। अगर ऑफिस बंद हुआ है हिमांशु तो डेफिनेटली रहेगी, ऑफिस अगर चालू रहा तो क्लास पक्का लगेगी, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मंडे को नहीं है, शायद ट्यूसडे को है, मंडे को तो शायद रामनवमी है ना, ट्यूसडे को हो सकता है। तो ये चीज क्या थी? ये चीज फंक्शन का डेरिवेटिव था एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसा था। अब देखो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है बहुत सारी जगह पे। भाई मान लो मैंने तुमसे कहा कि एफ डैश टू निकालो, तो तुम क्या करोगे? इस फंक्शन के अंदर टू रख दोगे, यहाँ पे ए की जगह टू रख दोगे, तो ये लिमिट टू के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि फंक्शन का डेरिवेटिव थ्री पे निकालो, तो तुम यहाँ पे एफ डैश थ्री निकालोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री करोगे। यानी कि अगर बार बार हमें नए जगह नए पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव निकालना है, तो बार बार ये लिमिट लगानी पड़ रही है, समझ रहे हो? जितनी बार मान लो मैंने कह दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे बताओ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो तुम 10 के 10 पॉइंट पे बार बार लिमिट लगाओगे, और ये प्रोसेस बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, है ना, ये प्रोसेस काफी लेंथी हो जाएगा। तो हमने इस डेफिनेशन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। हमने क्या किया? इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ताकि ये जो डेफिनेशन है ये हमें एक जनरल फॉर्मूला ही प्रोवाइड करा दे। जैसे कि एफ एक्स होता है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे फंक्शन की टू पे वैल्यू निकालनी है तो हम फंक्शन के अंदर टू ही रख देते हैं, हमें फंक्शन में की थ्री पे वैल्यू निकालनी है तो थ्री रख देते हैं। तो हमने ये एफ एक्स का रूल बनाया हुआ है। हमने क्या बनाया हुआ है? ये एफ एक्स का रूल बनाया हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही मैं क्या कोशिश करूंगा कि एफ डैश एक्स का एक रूल बन जाए, एफ डैश एक्स का क्या बन जाए? एक रूल ही बन के आ जाए मेरे पास। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, बट फाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट बोलेंगे। नहीं 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 नसीब, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि एल एच एल और आर एच एल फाइनाइट होंगी और दोनों बराबर होंगे, ठीक है नसीब। एल एच एल और आर एच एल एग्जिस्ट करें, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइट होंगी और बराबर भी होंगी, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट के ऊपर। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि या तो वहां पे फंक्शन इनफाइनाइट बिहेवियर शो करता है, पर उस इनफाइनाइट वाले को हम जनरली ये बोल देते हैं कि वो जो इनफाइनाइट वाला हम बोल देते हैं एग्जिस्ट फाइनाइटली, पर एक तरीके से वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ रहे हो? और नहीं करना है तो सीधा सा मतलब है कि एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं है। देखो एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस एग्जिस्ट करने में क्या क्या बात बोलता है वो बोलता है कि फाइनाइट प्लस एग्जैक्ट और प्लस रियल। एक लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब ये तीन चीजें मानी जाती है। अगर एक लिमिट ये तीन बातों को सेटिस्फाई करती है तो हम बोलते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, समझ रहे हो? अगर एक लिमिट ये तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रही है, और ये रियल यहाँ पे किस केस में लिया है? रियल वैल्यूड फंक्शन में, 11वीं 12वीं तक ये रियल लिया है। फिर जब हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे तो रियल को हटा देंगे, फिर फाइनाइट प्लस एग्जैक्ट ले लेंगे। अभी जो हमारे फंक्शन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। तो एक लिमिट ऐसे एग्जिस्ट करती है। हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं ए के ऊपर डेरिवेटिव का नहीं, एक जनरल पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव का। तो मैं क्या बोला? मैं बोला कि मान लो भाई पॉइंट तुम्हारा एक्स है, इनिशियल पॉइंट एक्स है, हमने जैसे पहले इनिशियल पॉइंट क्या माना था? ए माना था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स है और एक्स के अंदर चेंज आ गया एक्स प्लस एच, थोड़ा सा एकदम फाइन, एकदम टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा सा चेंज आ गया, ठीक है। तो एक्स के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो बन गया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच के ऊपर मेरा बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो पहले जो हम डेरिवेटिव ए के ऊपर निकाल रहे थे वो डेरिवेटिव मेरा किसके ऊपर निकल रहा है? एक्स के ऊपर, यानी कि एफ डैश एक्स कैलकुलेट हो रहा है। एफ डैश एक्स क्या कैलकुलेट होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और अपॉन में एक्स प्लस एच और माइनस का एक्स, ये हो जाएगा। और क्योंकि हमारा जो ये x प्लस एच है, ये बहुत h जो है वो बहुत छोटा नंबर है जीरो के पास, तो x प्लस एच जो है ना वो x को अप्रोच भी कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ क्या? लिमिट x प्लस एच अप्रोचेस टू x, ये भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया x के ऊपर। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि एफ डैश एक्स का नया फॉर्मूला, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर x प्लस एच एक्स को ही अप्रोच करेगा, h मेरा किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। भाई मैं अगर बोलूँ टू प्लस एच की वैल्यू टू के पास है, टू प्लस एच की वैल्यू टू के पास कब होगी? जब h की वैल्यू जीरो के पास होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा और अपॉन में बच गया एच। ये एक एक्सप्रेशन आ गया एट एक्स पे, ये क्या हो गया? ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया एट एक्स पे। यानी कि ये हमें क्या काम करके देगा? ये फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के देगा किसी भी एक जनरल पॉइंट के ऊपर एट एक्स पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये डेरिवेटिव है,
डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स, बस ये एक्स के ऊपर ही बोल रहा है, यानी कि ये क्या निकल रहा है, एफ डैश एक्स निकल रहा है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स चली रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं डेरिवेटिव करने का। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। सुना होगा तुमने फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना सीखते हैं। तो जैसे कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और सपोज मैंने तुमसे एफ डैश टू पूछा है, तो एक तरीका तो ये है कि तुम इसमें एफ डैश टू लगाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 लगाओ। पर एक तरीका क्या है कि हम एफ डैश एक्स ही निकाल लें। एफ डैश एक्स मेरा कितना आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस एच अप्रोचेस टू 0, ये डेफिनेशन लगाएंगे, ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे, ये एक्स पे ही डेरिवेटिव दे देगा ये वाला। तो ये क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच। तो जब यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स प्लस एच रखोगे तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन में एच है। अभी तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर फैक्टर बन सकते हैं, देखो या एल ऑपिटल रूल लग सकता है, फैक्टर बना दो। जब ऊपर फैक्टर बना दोगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी और अपॉन में एच हो जाएगा। यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया और एच से एच भी कट गया। अब एच को 0 रख दो तो ये कितना बन जाएगा, एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x। तो अब हमने क्या कर दिया, फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बना दिया, कितना 2x। अब बोलो ना तुम 2 पे बोलो, 5 पे बोलो, 20 पे बोलो, 50 पे बोलो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे वो डेफिनेशन बार बार नहीं लगानी। मैंने डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला बना दिया। अगर 2 पे डेरिवेटिव पूछेगा तो मैं इसके अंदर 2 रख दूंगा, 4 आ जाएगा। 3 पे डेरिवेटिव पूछेगा तो मैं इसके अंदर 3 रख दूंगा, 6 आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात, मेरा ओवरऑल पॉइंट समझ रहे हो कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या काम करके देता है। तो यहां से अब आ गया, अगर तुम्हें याद हो कल मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अगर फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो रादर देन कि हम लिमिट लगा के देखें, हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करके देख लेंगे और डेरिवेटिव का क्या करेंगे, उस पॉइंट को रख के देख लेंगे डेरिवेटिव के अंदर। और अगर वो पॉइंट पे वैल्यू निकल के आ रही है डेरिवेटिव की फाइनाइट वैल्यू, तो हम बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं है। कल मैं वो यही पॉइंट समझा रहा था तुम्हें कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेंगे और फिर उसके अंदर वैल्यू रख के देख लेंगे। अब जैसे 2 के ऊपर इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है तो 2 के ऊपर डेरिवेटिव फाइनाइट आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है, 3 के ऊपर भी डेरिवेटिव 6 आ रहा है तो डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारा हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर, बोलो। हाँ आदित्य, अभी डायरेक्ट जाने से पहले हमें लॉन्ग लॉन्ग रूट पता होना चाहिए, है ना। लॉन्ग रूट पता होना चाहिए, अब डायरेक्ट तो जाना ही है, पेपर में तो डायरेक्ट ही करना है, ये थोड़ी ना करना है। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। आज डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट समझ आ गई, चलो बढ़िया। तो ये 2-3 दिन से हमारा काम चल रहा है, ये एक प्रोसेस है पूरा, ठीक है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारा एक एक कहानी है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक फ्लो में पढ़ने की चीज है। लिमिट से शुरू होकर और डिफरेंशियल इक्वेशन तक ये सब एक बार में पढ़ना चाहिए, ठीक है। और किसी को अगर तुम पढ़ाओ भी तो एक बार में पढ़ा के देखना, उसको अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको बहुत अच्छे से समझ आएंगी चीजें। ये एक ही तो कहानी है, कोई अलग कहानी आएगी, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक हर्डल और आ गया हमारे पास। पहले तो हर्डल से पहले हम थोड़ी सी अब रिप्रेजेंटेशन चेंज करेंगे। तो इस डेरिवेटिव को ही हमने दूसरा नाम दे दिया डिफरेंशिएशन का। तो अब थोड़ा सा हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। देखो अब यहां से थोड़ा सा नई नई नोटेशंस दी हमने। एफ डैश एक्स तुम्हारा क्या होगा, देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स और अपॉन में एच, ये है। अगर मैं एच को सपोज एक नया नाम दे दूं, डेल्टा एक्स, डेल एक्स, एच को मैंने क्या बोल दिया, डेल एक्स नाम दे दिया मैंने, मतलब बस नाम दूसरा दिया है, नया नाम दिया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये फिर कैसी दिखेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और एफ को मान लो मैंने वाई बोल दिया, क्योंकि फंक्शन तो वाई तो एफ एक्स ही होता है, वाई तो तुम्हारा एफ एक्स ही होता है। तो ये जो है ये कैसा दिखेगा फिर, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 वाई ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई और ओवर डेल एक्स, ये बन जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको वाई ऑफ एक्स लिख लो चाहे से, ठीक है। उसी डेफिनेशन को एक नई रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, पहले हमारा एक्स था एक्स, फिर एक्स प्लस डेल एक्स था। तो नीचे अगर तुम ध्यान से देखो एक्स के अंदर जो चेंज आया वो लिख दिया मैंने यहाँ पे डेल एक्स को अगर हम देखें तो ये क्या आ गया, ये एक्स के अंदर जो चेंज आया है वो आ गया डेल एक्स। तो और ऊपर अगर देखो तो वाई के अंदर चेंज आ गया। अगर ऊपर हम इस चीज को देखें तो वो क्या आ गया, वाई के अंदर चेंज आ गया, क्योंकि वाई में बाद में और पहले वाली वैल्यू घटा रहे हैं। तो ऊपर वाले को हम वाई का चेंज बोल सकते हैं, ऊपर वाले को वाई का चेंज बोलेंगे तो उसको मैंने डेल वाई बोल दिया और अपॉन में डेल एक्स बोल दिया। ये रिप्रेजेंटेशन बन गई एफ डैश एक्स की, ठीक है। अब अगर सिर्फ इसकी बात करो, सिर्फ इसकी बात करो, ये वाली जो चीज है, इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, डेल वाई ओवर डेल एक्स को अगर सिर्फ पूछा जाए तो इसको तो हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल रेशो। इसको तो हम एक नाम देते हैं इंक्रीमेंटल रेशो का। इंक्रीमेंटल रेशो का मतलब क्या है, मुशाहिद धन्यवाद। इंक्रीमेंटल रेशो का मतलब क्या है, इंक्रीमेंटल रेशो का मतलब है कि वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ और एक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ, उनका रेशो, ठीक है। हाँ डेल चेंज है, बिल्कुल डेल चेंज ही है, वही कहना चाह रहा हूँ कि डेल चेंज है। तो ये क्या हो गया, इंक्रीमेंटल रेशो हो गया। ये ऊपर वाला तो बता रहा है वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ है और नीचे वाला बता रहा है एक्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उनका रेशो, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इंक्रीमेंटल रेशो बोल दिया। और अगर इसके अंदर हम लिमिट भी अप्रोच करा देते हैं, हम
इतना स्मॉल इंक्रीमेंट देखना चाह रहे हैं कि एक्स में अगर जीरो के बराबर इंक्रीमेंट हुआ है, अप्रोक्सीमेटली जीरो इंक्रीमेंट हुआ है, तो वाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। जब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्स में एकदम टेंडिंग टू जीरो चेंज हुआ है, बहुत थोड़ा चेंज हुआ है, तो वाई में कितना चेंज हुआ है, तो इसी रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, इसी रेशियो को हम बोल देते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई ये बोल देते हैं। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वाई या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, हम इसी बात को क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम ये भी नाम दे देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसी चीज को, ये जो दिख रही है ना तुम्हें ये वाली चीज, इसी चीज को हम क्या भी लिख देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ये लिख देते हैं। इसी वाली चीज को हम क्या लिख देते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं, डी ओवर डी एक्स, ये वाली जो चीज है ये हम वाई पे लगाना चाह रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का जो ये कोफिशिएंट है ये क्या दिख रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है। वाई का जो ये कोफिशिएंट दिख रहा है ये तुम्हें क्या दिख रहा है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहा है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, वाई का क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई हो गया। अब ये ध्यान से देखो, ये एफ डैश एक्स चल रहा था, यही चीज चल रही थी, इसी चीज को तुमने क्या बोला, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई बोला, यही चीज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन गई, और यही चीज डी वाई ओवर डी एक्स भी बन गई। यानी कि मेरे को यहाँ से एक नई रिप्रेजेंटेशन पता लग गई कि एफ डैश एक्स को मैं क्या भी लिख सकता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमें एक नई रिप्रेजेंटेशन पता लग गई, ठीक है। तो अगर मुझे एक फंक्शन देगा वो, अगर मुझे वो क्या देगा, एक फंक्शन एफ एक्स देगा जिसको मैंने वाई बोला है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन है वो रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं, एफ डैश एक्स। अगर एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एफ डैश एक्स, और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो डी वाई ओवर डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन की दो रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, डिफरेंशिएशन की दो रिप्रेजेंटेशन। अगर फंक्शन की फॉर्म में करना है तो ये, डेरिवेटिव की फॉर्म में करना है तो ये, ठीक है। पर अब एक छोटी सी समस्या आ गई, संजू कह रहा प्लीज राइट डिफरेंशियल नॉट डिफरेंट, मैंने क्या लिख दिया, डिफरेंट लिख दिया क्या, अरे सॉरी 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 सॉरी, धन्यवाद संजीव। यहाँ डिफरेंशियल लगाओ, यहाँ क्या लगाओ, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सॉरी, ठीक है। सर वाई स्मॉल टू टर्म्स डायरेक्टली एग्जाम में आता है बिकॉज आई एनालाइज्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ इस रिप्रेजेंटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहते हैं, कुछ हम क्या देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। हम क्या देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। कुछ डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये देख लो क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, कहता है अगर मान लो तुम दो फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हो, एफ प्लस जी का डेरिवेटिव अगर तुम बाई चांस करने चले हो, तो डेरिवेटिव क्या होता है ना, एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो डेरिवेटिव है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब एफ के पास डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और जी के पास भी हो जाएगा, डी एफ ओवर डी एक्स प्लस डी जी ओवर डी एक्स, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सिमिलरली डिफरेंस के ऊपर भी हो सकता है, अगर माइनस है तो यहाँ भी हो जाए। पर डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन के ऊपर और डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ भी काम नहीं आएगा, उसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल या डिवीजन रूल होता है। अगर दूसरी बात की जाए तो डेरिवेटिव ऑफ, वो कहता है अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव देख रहे हो तो जो कांस्टेंट है ना ये बाहर आ जाता है डिफरेंशियल से, क्योंकि इसके अंदर तो कोई चेंज होना नहीं, सी के अंदर तो कोई चेंज होना नहीं, एफ के अंदर ही होना है जो चेंज होना है, तो सी तो बाहर आ जाएगा, सी तो आ जाएगा तुम्हारा बाहर और डेरिवेटिव बन जाएगा सिर्फ एफ का, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सपोज तुम एक्स का ही चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये दोनों चेंज बराबर आएंगे, एक्स का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो वन ही आना है, ठीक है। फोर्थ वाला, अगर तुम डिफरेंशिएशन देख रहे हो, डेरिवेटिव देख रहे हो किसी कांस्टेंट का, तो तुम क्या देख रहे हो कि सी के अंदर कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो किसी कांस्टेंट में क्या कोई चेंज हो सकता है ऊपर, तो ऊपर जो चेंज कैलकुलेट करो तो जीरो होना है, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है हिमांशु, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखोगे तो वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि ऊपर जो चेंज है वो जीरो है, डेरिवेटिव में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल दोनों ही सी रहने वाले हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, वो एक रूल के अकॉर्डिंग होता है, वो क्या होता है, एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो वो क्या कहता है कि अगर मान लो दो फंक्शंस का तुम्हें डेरिवेटिव करना है, एफ और जी का मान लो प्रोडक्ट का तुम्हें डेरिवेटिव करना है, तो क्या कहता है कि बारी बारी डेरिवेटिव कर लो। कहता है एक बार एफ को ऐसे ही रहने दो, जी का डेरिवेटिव कर लो, एक बारी जी को ऐसे ही रहने दो और एफ का डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। और ये सिर्फ दो के लिए नहीं चलता, ये तुम इसको कितने भी फंक्शंस के लिए एक्सटेंड करा सकते हो, सिर्फ दो के लिए नहीं। मान लो एफ जी एच तीन फंक्शन है तो बारी बारी डिफरेंशिएशन करते जाओ, बस कहने का मतलब ये है। तो एक बार तुमने एफ और जी को ऐसे कैसे रख दिया, एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, एक बार तुमने एफ और एच को ऐसे कैसे रख दिया, जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, और एक बार तुमने जी और एच को ऐसे कैसे रख दिया और एफ के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। तो तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, कितने के लिए भी हम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ होता है तुम्हारा डिवीजन रूल या कोशेंट रूल, कोशेंट रूल या फिर डिवीजन रूल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं डिवीजन के साथ।
अगर दो फंक्शन डिवीजन के साथ प्रेजेंट हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये देख लो। तो वो क्या कहता है कि अगर डेरिवेटिव करना है तुम्हें एफ ओवर जी का, तो एफ ओवर जी का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? नीचे वाले का तो कर दोगे स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन जी है उसका कर देंगे स्क्वायर, जी आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज, जी हो जाएगा यहाँ पे एज इट इज, और एफ का डेरिवेटिव कर देंगे। और क्या कर देंगे? एफ का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव, प्लस माइनस में ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये सबको बहुत अच्छे से आते होंगे सारे के सारे रूल्स, इतना तो मेरे को उम्मीद है। गुड इवनिंग पवन। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन की एक अच्छी बात क्या है ये समझो। डिफरेंशिएशन इसीलिए इजी पड़ता है क्योंकि डिफरेंशिएशन के जो रूल्स ये लिख दिए ना, अब इसमें इस दुनिया का कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर तुम्हें एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं, एफ और जी की जगह अगर कोई भी फंक्शन आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है फंक्शन में क्या है, कितनी पावर है, फंक्शन के अंदर कुछ है क्या है, कुछ भी हो फंक्शन उठाओ और इस रूल के अंदर लगा दो। तो डिफरेंशिएशन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सबको एक लाठी से हाँक देता है। वहीं इंटीग्रेशन की बात करें, अभी हम इनका वैसे मतलब समझ रहे हैं पर मैं काम करने वाला मतलब समझ रहा हूं। इंटीग्रेशन के अंदर सब अलग हो जाता है, फंक्शन चेंज हो गया तो इंटीग्रेशन ही अलग हो जाएगा, किसी फंक्शन की पावर लगा दी तो इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, किसी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो सबका अलग अलग हो जाएगा, डिवीजन है तो इंटीग्रेशन हर तरीके का अलग होगा। तो इंटीग्रेशन में हर क्वेश्चन एक अलग टाइप बन जाता है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हमने रूल ही बना दिए कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है तो ऐसे लगा दो, डिवीजन दिख रहा है तो ऐसे लगा दो, सम दिख रहा है तो ऐसे लगा दो, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई है तो ऐसे लगा दो। तो अब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंटीग्रेशन के अंदर हर फंक्शन की स्पेशलिटी देखी जाएगी, वहां पे मल्टीप्लीकेशन को भी खास बात दी जाएगी, डिवीजन को भी खास फोकस में रखा जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर हम उसको डिस्कस करेंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा फिर। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इंटीरियर पॉइंट नेसेसरी है डोमेन का, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, वो पॉइंट डोमेन का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, ये कह रहे हो सागर? ठीक है, तो ये वाली बात हो गई, ये वाली बात हो गई, समझ आ रही है बात? अब क्या होता है कि हमने एक चीज देखी थी कि यार ये फंक्शंस के रूल तो सीख लिए डिफरेंशिएशन करने के, पर अगर अब हम देखें, अगर हम देखें तो ये कैसे करेंगे कि भाई इस दुनिया के तो दुनिया जहान के फंक्शंस है मेरे पास, और उन दुनिया जहान के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, वो डेफिनेशन लगा लगा के। हाँ सागर, यहाँ पे वो चीज इतनी मैटर नहीं करती इंटीरियर पॉइंट वाली सागर, क्योंकि यहाँ पे डोमेन हमारी रियल नंबर वाली ही होती है, रियल लाइन ही होती है, तो यहाँ पे जो हमारा इंटीरियर पॉइंट है वो इतना कोई खास बात नहीं होती है, पर वो बात जनरल देखो तो वो बात सही है। ठीक है, सही बोल रहे हो। चलो, तो अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब ये भी तो बात है, चलो हमने एक एक पॉइंट पे करने का तो सॉल्यूशन निकाल लिया कि एक बार में डिफरेंशिएशन कर लो, एक बार में डिफरेंशिएशन कर लो, कहां गया वो, हाँ, एक एक बार डिफरेंशिएशन करने का सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया कि एक बार ही डिफरेंशिएशन कर लो। पर अब ये तो देखो कि ऐसे फंक्शंस हैं कितने, अगर तुम यहाँ पे ये फंक्शन देखो, ऐसे फंक्शन मिलेंगे कितने। अगर हम एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात करें तो इनफाइनाइट फंक्शंस बना सकते हो, किसी भी दो एक्स को जोड़ दो, पावर कर दो, रूट ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, पर उनसे सोचो कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तुम हर टाइप के इनफाइनाइट फंक्शंस बना सकते हो। तो क्या हर टाइप के इनफाइनाइट फंक्शंस के लिए मैं इनफाइनाइट बार डेरिवेटिव करूंगा? वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया ना, कुछ रूल्स बना लिए, हमने कुछ फॉर्मूले बना लिए, हमने पहले इनसे डेरिवेटिव कर करके देख लिया। हमने क्या किया, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिफरेंशिएशन कर करके देख लिया, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x करके देख लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव करके देख लिया, कोस एक्स आ गया, कोस एक्स का डेरिवेटिव करके देख लिया, माइनस साइन एक्स आ गया, जो 11वीं क्लास में हमसे कराया भी जाता है कि कोस एक्स का डेरिवेटिव करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि माइनस साइन एक्स आ जाता है। पर अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मेथड समझना था वो समझ लिया, तो हमने क्या किया, इन सब का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया कि अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव ऐसे करना है, ये होगा तो वैसे करना है, ये होगा तो वैसे करना है। तो अब हमें डायरेक्टली वो रूल समझने हैं, वो डेरिवेटिव आया कहां से, सबका डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आया। ठीक है, तो हमें बारी बारी से सारे फंक्शंस देखने हैं और उनके डिफरेंशिएशन करने का तरीका समझना है क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इस रूल के अंदर मैं एक रूल और मेंशन करना चाहूंगा जो जनरली बुक्स में वो मेंशन नहीं करता है। कौन सा? पावर रूल। कौन सा रूल होता है? पावर रूल होता है। एक पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और मान के चलो, ये हर जगह यूज होता है पावर रूल वाला। कहता है कि अगर मान लो तुम डेरिवेटिव करने चले एक फंक्शन का जिसकी कुछ पावर है, ठीक है, पावर कुछ भी है, एन कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर तुम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने चले हो जिसकी पावर कितनी है, एन है, ठीक है, तो कहता है ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एन आगे आएगा और एफ की पावर में से एक कम कर देंगे, एफ की पावर में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। अब ये फंक्शन कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, चाहे एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉग, जो भी फंक्शन है सब होंगे, तो एन आगे आ जाएगा, फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे और फिर जो ये एफ दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे आगे। तो ये पावर रूल है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, पावर रूल है। ठीक है, तो अब इस पावर रूल की हेल्प से मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया इस पावर रूल की हेल्प से। तो पहला डिफरेंशिएशन अब हम करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस का। अच्छा, मैं ना अभी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें सारे रूल्स बता रहा हूं और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे बारी बारी, और क्योंकि डिफरेंशिएशन कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, सब कर लेते हैं, तो मैं अब इसके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं एक बार में सारे डिफरेंशिएशन बताऊंगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर हमारे डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। बस हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, इतना काफी है।
तो एल्जेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। सबसे इजीएस्ट एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है? x। तो x का डेरिवेटिव तो हमने देख लिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, पर यहाँ पे अब हम x की कुछ ना कुछ पावर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये f की पावर n है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, x की पावर n किया है, x की पावर क्या किया है, n किया है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, n आगे आ जाएगा, x की पावर में से एक कम कर देंगे, f की पावर n का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा ना, और इनटू में x का डेरिवेटिव कर देंगे। x का डेरिवेटिव करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखते नहीं है। तो ये हमारा सबसे आसान डेरिवेटिव हो गया, कौन सा, x की पावर n का। तो सबको पता होगा। अब इसके अंदर मैं कुछ डेरिवेटिव्स तुम्हें लिखा रहा हूं जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखने हैं। इन डेरिवेटिव्स को करके नहीं देखना है, वो तुम्हें डायरेक्टली लिखने हैं। पहला डेरिवेटिव तो रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव रट ही लो, और रूट एक्स का क्या, तुम रूट एफ का डेरिवेटिव रट लो। मैं यही लिख देता हूं, इसी के अंदर याद करो तुम, ठीक है। रूट एफ का इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स लिख रहा हूं मैं, वो डेरिवेटिव तुम्हें बार बार करके नहीं देखने, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले डेरिवेटिव है। पहला डेरिवेटिव है रूट एफ का, एक बार करके देख लेते हैं रफ में, फिर डायरेक्ट मारेंगे। एफ का रूट एफ का मतलब एफ की पावर 1/2, एफ की पावर 1/2 मतलब 1/2 आगे आएगी, एफ की पावर में से एक कम कर देंगे, और फिर एफ का डेरिवेटिव करना है, डी एफ ओवर डी एक्स, यही बनना चाहिए। एफ की पावर 1/2 का मतलब नीचे जाके रूट है 1/2 रूट एफ, तो रूट एफ का डेरिवेटिव हमेशा सीधा लिखा जाएगा 1/2 रूट एफ, एफ का हो जाएगा डी एफ ओवर डी एक्स। ये डायरेक्टली याद रखना है तुम्हें रिजल्ट, ठीक है। जैसे मैं एलोपिटल रूल लगा रहा था, तो वहां पे हम ये डायरेक्टली लगा भी रहा था, मैं डायरेक्टली कर रहा था उसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्टली तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा डेरिवेटिव जो है तुम्हें ध्यान रखना है, वो कौन सा है, डी एफ ओवर डी एक्स 1/f का। अगर 1/f का डेरिवेटिव तुमसे करा रहा है, तो 1/f का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/f² डी एफ ओवर डी एक्स। ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। यानी कि 1/f का मतलब क्या है, f की पावर -1 है, तो -1 आगे आएगी, f की पावर -2 हो जाएगी, और f का डेरिवेटिव कर देंगे डी एफ ओवर डी एक्स, f का डेरिवेटिव कर देंगे डी एफ ओवर डी एक्स, ठीक है। तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1/-1/f² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो डेरिवेटिव तुम्हें डायरेक्टली याद रखने हैं। तो जैसे कि मान लो रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो रूट एफ है तो 1/2 रूट एक्स, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। f का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, f का काम x कर रहा है, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। दूसरा, अगर डेरिवेटिव हम देखें 1/x का, 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x², x क्या है, f का काम कर रहा है, तो f का डेरिवेटिव 1। तो ये डेरिवेटिव तो डायरेक्टली ध्यान रखने हैं तुम्हें, ठीक है। रूट एक्स का और 1/x का, ये बहुत यूज होते हैं। तो एक तो ये हो गया इजी। और अगर इसी के अंदर हम एक रिजल्ट बना देते हैं क्या, कि अगर डेरिवेटिव करना है किसका, ax प्लस बी की पावर n का, कोई नया डेरिवेटिव नहीं है, एकदम सिंपल सा है। तो ये डेरिवेटिव क्या बनता है तुम्हारा, अब f का काम कौन कर रहा है तुम्हारे लिए, यहाँ पे उस रूल के अकॉर्डिंग, पावर रूल के अकॉर्डिंग f का काम कौन कर रहा है, ax प्लस बी कर रहा है। डिफरेंशिएशन किसी पे रहम नहीं करता है, सब पे सेम चीज करता है। तो ये f का काम ax प्लस बी कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहेगा कि n पावर आगे आएगी, ax प्लस बी की पावर में से एक कम कर देंगे, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम ax प्लस बी का, है ना। और फिर हमें क्या पता है, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहली प्रॉपर्टी। अगर दो फंक्शन का सम दिया है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ ax और प्लस में डेरिवेटिव ऑफ b। अब b हमारा एक कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, a जो है वो बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो ये a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर n-1, ये हो गया a और वो हो गया 0, यानी कि यहाँ से सिर्फ a आ गया, तो ये क्या बन गया, na, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, na इंटू में ए एक्स प्लस बी की पावर n-1, ठीक है। तो इस दुनिया के जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव इस रिजल्ट से हो जाता है। कोई ऐसा फंक्शन नहीं बचेगा जिसका डेरिवेटिव इन दोनों रूल से नहीं होगा। अलजेब्रिक फंक्शंस का तो हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। अब अलजेब्रिक के बाद कौन आते हैं, अलजेब्रिक के बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब मैं उनका लिखूंगा नहीं डेरिवेटिव, बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास एक पीडीएफ है स्कूल वाली, उस पीडीएफ से मैं बता देता हूँ। देखो, फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सुमंता प्रणाम। हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो तुम देखो इस तरीके से। हमने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। अब थोड़ा सा कुछ समझो इस बात को, आंख बंद करके बस कोस एक्स मत लिखो, इसके अंदर हो क्या रहा है ना, ये चीज समझने की कोशिश करो एक बार। देखो, जब हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगाया साइन के ऊपर, साइन फंक्शन के ऊपर जब हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगाया, एक मिनट, ये ब्रैकेट में खाली लिख रहा हूं यहाँ पे एंगल वाला, डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब साइन पे लगा, तो जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट साइन पे लगा तो फिर वो कोस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि साइन का जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट लेते हैं तो वो कोस हो जाता है। अब यहां तक एंगल का कोई रोल नहीं है, यहां तक एंगल का कोई रोल नहीं है, साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, तो जैसा एंगल साइन के पास था वैसा का वैसा एंगल मैंने कोस के पास लिख दिया, बस यहां पे हमने साइन का जो डेरिवेटिव था वो कोस बना दिया। यानी कि जब हमने देखा कि साइन का चेंज किस हिसाब से होता है एक्स के रिस्पेक्ट में, यही तो देखना चाह रहे हैं कि साइन के अंदर चेंज किस हिसाब से हो रहा है
एक्स के हिसाब से देखना चाह रहे हैं। तो साइन के अंदर जब हम चेंज देखते हैं एक्स के हिसाब से तो वो कोस की तरह होता है। बस मैं इतना कह रहा हूं अभी। तो फिर इसका भी रोल होगा चेंज होने में, क्योंकि ये भी तो एक्स का ही फंक्शन है, इसका भी फर्क पड़ेगा। ये अगर कुछ कुछ होगा इसको अलग करोगे तो चेंज पे फर्क पड़ेगा ना, किस हिसाब से साइन चेंज हो रहा है। तो फिर इस एंगल का जो चेंज है ना वो हम बाद में देख लेते हैं। पहले तो साइन का जो चेंज था वो कोस हो गया, फिर जो एंगल का चेंज था वो हमने उसके बाद देख लिया। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जब कोस एक्स लिखा तुमने, तो पहले तो साइन का जो डेरिवेटिव था वो तुमने कोस लिखा, बस साइन का डेरिवेटिव कोस लिखा। तो ये जो एंगल एक्स था ये तो फ्री में आ गया इसके साथ, ठीक है। अब फिर मैं देख रहा हूं कि ये जो एक्स है इसका चेंज पे क्या असर पड़ रहा है। तो एक्स का चेंज पे कोई असर नहीं पड़ता है, एक्स के रिस्पेक्ट में वो वन रहता है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्सचेंज होगा उसी हिसाब से एक्सचेंज होगा। तो इसका चेंज यहाँ पे हमें कोई असर नहीं डाल रहा है। बाई चांस अगर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करते तुम, साइन एक्स स्क्वायर करते डेरिवेटिव, तो फिर ये क्या होता, साइन का डेरिवेटिव तो कोस हो जाता जो कि फ्री में आ जाता। साइन का डेरिवेटिव कोस होता, ये एक्स स्क्वायर तो इसके साथ फ्री आ गया। फिर मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसके बाद देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका असर पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, जिसको हमें चेन रूल से पढ़ा दिया जाता है। मैं तो चेन रूल से बताता नहीं, ऐसे आसानी से समझ आ जाएगा। चेन रूल भी यही बात बोलता है, तो हमने वो चीज चेन रूल से पढ़ी है। यानी कि यहाँ पे एक्स कुछ भी हो, एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो, वो हमारा फ्री में आएगा। तो जैसे कि जब साइन का डेरिवेटिव करोगे, साइन के अंदर एफ एक्स कुछ भी है, मान लो साइन के अंदर अगर एफ एक्स कुछ भी है, तो जो साइन का डेरिवेटिव है वो तो कोस बन गया, तो एफ एक्स तो फ्री में आ गया तुम्हारे पास। साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव कोस एफ एक्स हो गया, पर फिर मुझे एफ एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में देखना पड़ेगा कि वो क्या होगा। समझ आ रही है मेरी बात। फिर कोस एफ एक्स जो है, कोस एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का साइन एफ एक्स होगा। और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें यहां देखना पड़ेगा। बाकी फॉर्मूले तो सबको याद ही होंगे। अगर टेंजेंट के अंदर कोई एफ एक्स है तो वो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स बनेगा। और एफ एक्स का डेरिवेटिव हमें साथ देखना पड़ेगा। कोट एफ एक्स का डेरिवेटिव देखोगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। सीकेंट एफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एफ एक्स टेन एफ एक्स। देखो सीकेंट का जो डेरिवेटिव है, सीकेंट जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कैसे चलता है, सीकेंट और टेन पे चलता है। सीकेंट का सीकेंट टेन, तो जो सीकेंट एफ एक्स था तो उसके साथ ही एफ एक्स तो फ्री आ गए, सीकेंट के साथ भी और टेन के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव बस सीकेंट का हुआ है। और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव और लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे कोसिकेंट एफ एक्स अगर देखोगे तो कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कोसिकेंट एफ एक्स कोट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव और इसके साथ ले लेंगे। ये बात क्लियर होगी सभी को। तो ये सारे के सारे डेरिवेटिव हो गए हमारे इसके, ठीक है। जैसे कि मान लो, चलो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन करा दूं तुम्हें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करके हम देख लेते हैं, एक डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसमें एक एक दो दो प्रॉब्लम्स हैं ताकि रूल क्लियर हो जाए। मान लो ये तुम्हारा एफ एक्स है, इसका तुम्हें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। यानी कि डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, कोट क्यूब एक्स का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, और माइनस में डेरिवेटिव ऑफ टेन रूट एक्स अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, यहाँ पे सबसे पहले एफ की पावर एन है, यहाँ पे क्या है एफ की पावर एन, तो सबसे पहले तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना एफ की पावर एन, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, ये तो लगा प्रोडक्ट रूल बस। फिर वो क्या कहता है कि डेरिवेटिव कर देंगे कोट एक्स का, ये लिखने की जरूरत नहीं है पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट रूल पावर रूल लगा, फिर मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पावर तो कुछ दिख नहीं रही, पावर का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, हमें सीधा टेन का डेरिवेटिव देखना है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, एंगल फ्री में आएगा। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर, वो एंगल फ्री आ गया। फिर एंगल का करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। ये हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। बाकी अब बाकी सारी चीजें हम देख लेंगे, कोई ऐसा इशू है नहीं। फिर आते हैं हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये देख लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी सेम कहानी है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे हम पेयर्स में याद करेंगे इनको, साइन इनवर्स एक्स का कोस इनवर्स एक्स के साथ, टेन इनवर्स एक्स का कोट इनवर्स एक्स के साथ, सीकेंट इनवर्स एक्स का कोसिकेंट इनवर्स एक्स के साथ, ठीक है। इनको पेयर्स में याद करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का डेरिवेटिव 1 है। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स और कोई एफ एक्स होता, या मान लो एफ एक्स की जगह पे साइन इनवर्स के अंदर टेन एक्स होता, इसका डेरिवेटिव अगर तुम्हें करना है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले तो साइन इनवर्स का क्या हो जाता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह कौन ले रहा है, टेन ले रहा है, तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव करोगे टेन एक्स का, टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से x की जगह पर अगर यहाँ पे तो x का डेरिवेटिव 1 है, अगर x की जगह कोई और होगा तो वो आ जाएगा। फिर cos इनवर्स x का सिंपली बस माइनस लगा देना है, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स x का देखोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोट इनवर्स x देखोगे तो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सीकेंट इनवर्स x का देखोगे तो 1 ओवर मोड, ये मोड किसी बुक में तो लिखा हुआ दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, बिना उसके भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स x में माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ये सारे के सारे किसके डेरिवेटिव हो गए, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या हो गए, डेरिवेटिव हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव बताओ जरा, एकदम आसान सा है, बताओ।
इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। मोनी का आंसर आया है, गलत लग रहा है। अच्छा वो पहले का है, सुमंता यशोधर प्रणाम, बताओ। ठीक है, मोनी नितेश का सही है, मोनी और नितेश का ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि कोस इनवर्स के अंदर एक्स की जगह पे हम क्या मान के चले, कोस इनवर्स के अंदर एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन मान के चले, पर वो एक स्मार्ट चॉइस नहीं है, वो एक स्मार्ट चॉइस नहीं है। वैसे भी हो जाएगा, हम अगर कोशिश करें अंदर कुछ फॉर्मूला यूज करने की तो 1 प्लस कोस एक्स का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, है ना। तो जो मेरा 2 से 2 है वो कट जाएगा, और एक कोस से मेरा एक कोस भी कट जाएगा, ये बन जाएगा कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स बाई 2। कोट से कोट इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएंगे तो एक्स बाई 2 आ जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2, है ना। एक तरीका ये है, ठीक है, 1/2 ये तरीका है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये तो बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, पर अब मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे। tan इनवर्स किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, आईटीएफ के अंदर, अगर तुम्हें मैं कुछ नोटेशंस लिख रहा हूं, अगर वो नोटेशंस दिखती है तो वहां पर हम सब्सटीट्यूशंस का यूज करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसको पूरा एफ एक्स मान के करोगे तो बहुत 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 लेंथी हो जाएगा, tan इनवर्स एफ एक्स मान के करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, जब भी बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन इनवर्स के अंदर कुछ हो, कोस इनवर्स के अंदर ये लिखा हुआ हो, यानी कि बाहर आईटीएफ होना चाहिए, और अंदर अगर तुम्हें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, पहला रूट में ए प्लस एक्स जैसा कुछ दिख रहा है, दूसरा रूट में ए माइनस एक्स जैसा कुछ दिख रहा है, तीसरा रूट में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, चौथा रूट में तुम्हें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है। अगर तुम्हें रूट में ऐसी कुछ टर्म्स दिख रही हैं, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है यहाँ पे, अगर ए की वैल्यू 1 लोगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स। अगर ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ और भी है, ये बन जाएगा, ए की वैल्यू अगर 1 है, वैसे तो मोस्टली 1 ही मिलता है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस एक्स, 1 माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स, ये 1 भी हो सकता है। अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट, और ये जो सब्सटीट्यूशंस है ना, ये तुम्हें यहाँ भी काम आएंगे, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से समझना इनको। जब भी तुम्हें, पर शर्त क्या है, बाहर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। अगर ये नहीं होता बाहर, या इसकी जगह कोई और होता, इसकी जगह लोग होता, तो फिर मैं शायद ये काम नहीं करता, क्योंकि उससे फायदा कुछ नहीं होता। वो मैं समझाऊंगा क्यों नहीं होता फायदा, उसका मैं तुम्हें मतलब समझाऊंगा, इसका फायदा भी क्या ये भी समझेंगे, कर ही क्यों रहे हैं। तो हम सब्सटीट्यूशंस का यूज करते हैं, हम एक्स को कुछ और रख देते हैं। क्या रखते हैं, देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रीफरेंस लिख रहा हूं, और यहाँ पे मैं तुम्हें सेकंड प्रीफरेंस लिख रहा हूं। पहली कोशिश इसकी करेंगे, दूसरी कोशिश इसकी करेंगे, ये मैं सब्सटीट्यूशंस बता रहा हूं। मोस्टली 90% केस में ये सब्सटीट्यूशन काम आ जाएंगे, पर ना आए तो फिर सेकंड वाले पे जाना है। जब भी तुम्हें a प्लस एक्स या a माइनस एक्स दिखता है, तो हम जनरली क्या यूज कर लेते हैं, a कोस थीटा, और यहाँ पे भी हम a कोस थीटा यूज कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस एक्स दिख रहा है और 1 माइनस एक्स दिख रहा है, तो ये दोनों ही दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तुम्हें दोनों के दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू अगर 1 लोगे तो यहाँ पे मैं 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा बना सकता हूँ। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये होगा कि ये क्या बन जाएगा 2, देखो ये क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन दिख गया मुझे, तो मैं ये सब्सटीट्यूशन समझाना चाह रहा हूं। एक बार सब्सटीट्यूशन देख लो, इसको सोल्व मत करो, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं कराना है, मैं एक कंसेप्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार कंसेप्ट देख लो, ठीक है। क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि रूट्स हट जाएंगे, रूट्स हट जाएंगे, तो ये बेनिफिट हो जाएगा। तो जब भी तुम्हें यहाँ पे क्या दिखे, a प्लस एक्स या a माइनस एक्स रखे, तो a कोस थीटा रखो। हो सकता है कई बार ये तुम्हें काम ना करे, a कोस थीटा तुम्हें फायदा नहीं कर रहा, तो हम कोई और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। हम क्या कोशिश करेंगे, कोई और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो 1 प्लस एक्स में और कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, 1 प्लस एक्स है, तो एक्स को मैं क्या रखूं कि कोई नया फॉर्मूला बन जाए। एनीवन कमेंट करके कोई बताना चाहे तो। अगर मैं कोई और
सब्स्टिट्यूशन करूं एक्स की जगह पे कोस की जगह कुछ और रखूं तो क्या फॉर्मूला बन सकता है तुम्हारे हिसाब से, जो कि रेयर सिचुएशन में यूज होगा, पर हो सकता है तुम्हें रेयर ही क्वेश्चन आ जाए। तो क्या लगता है एक्स की जगह पे हम क्या रखें? देखो अगर एक्स की जगह पे तुम tan स्क्वायर थीटा रख दो, एक्स की जगह पे अगर तुम tan स्क्वायर थीटा रख दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इस सिचुएशन में अगर ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है तो फिर ये कर जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, ये काम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो वो 1 बन जाएगा, सॉरी सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा और रूट हट जाएगा। बिल्कुल संजीव, वेरी गुड। दूसरे वाले के अंदर कौन काम करेगा? दूसरे वाले के अंदर कौन काम करेगा? 1 माइनस एक्स के अंदर, 1 माइनस एक्स के अंदर तुम्हें साइन स्क्वायर कर जाएगा या कोस स्क्वायर कर जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। तो दूसरे वाले में हमें या तो a साइन स्क्वायर पुट कर देना या फिर a कोस स्क्वायर पुट कर देना, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है सर, स्क्वायर मिस कर दिया, कहां पे स्क्वायर मिस कर दिया? ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर तो यही फॉर्मूला बनाएंगे। एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? ए टेन थीटा रख देंगे। एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? ए टेन थीटा, क्योंकि ए टेन थीटा रखोगे तो सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा। कई बार ये काम नहीं करता, कई बार ये वाली चीज काम नहीं करेगी, तो बोलो क्या करोगे फिर? अगर इसके अंदर ए टेन थीटा काम नहीं किया तो क्या करोगे एक्स की जगह पे? बताओ, अगर इसकी जगह पर ए टेन थीटा काम नहीं किया तो फिर क्या करोगे भाई? बताओ जरा। यहां पे सपोज टेन थीटा काम नहीं करा, तुम्हें तुम्हें जो है क्या नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं दिख रहा टेन थीटा रखने से, तो फिर क्या करोगे ये बताओ। सीकेंड स्क्वायर से क्या होगा? नहीं भाई आदित्य, सीकेंड स्क्वायर से तो कुछ नहीं होगा। बोलो। वेरी गुड मोनी, एकदम सही है। एक्स स्क्वायर को कोस थीटा रख देंगे। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को कोस थीटा रख देंगे, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर को रख देंगे, क्या दिक्कत है? एक्स की जगह एक्स स्क्वायर को कोस थीटा रख देंगे तो ये 1 प्लस कोस थीटा बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर ये काम नहीं कर रहा ना तो एक्स स्क्वायर को पुट कर देना ए कोस थीटा, एक्स स्क्वायर को ए कोस थीटा रख देंगे। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट तो ये करेगा कि या तो ए कोस थीटा रख दो या फिर ए साइन थीटा रख दो। कोट और साइन का सब्स्टिट्यूशन सेम है यहाँ पे, कोट और टेन का। कोट रखोगे, अगर कोट काम करेगा तो टेन भी कर जाएगा। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे टेन काम करेगा तो कोट भी कर जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। ए कोस थीटा या ए साइन थीटा रखोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे हम फिर एक्स स्क्वायर को ही ए कोस थीटा रख देंगे, एक्स स्क्वायर को ही हम क्या रख देंगे? ए कोस थीटा रख देंगे। अब ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से अंदर वाला एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक्स को क्या रख दिया? कोस थीटा रख दिया, तो टेन इनवर्स के अंदर क्या आ गया तुम्हारा? टेन इनवर्स के अंदर क्या आ गया? रूट टू कोस एक्स बाई टू माइनस का रूट टू साइन एक्स बाई टू, अपॉन में क्या आ गया? रूट टू कोस एक्स बाई टू और प्लस का रूट टू साइन एक्स बाई टू, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट टू कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करा दूं, अगर मैं यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट टू कोस एक्स बाई टू से, तो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन एक्स बाई टू, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा टेन एक्स बाई टू। तो ये क्या बन रहा है? 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस थीटा, टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस थीटा, सॉरी टेंजेंट पाई पाई बाई फोर माइनस थीटा। अब देखो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये टेन से टेन इनवर्स आइडेंटिटी बन गया। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं? इंटीग्रेशन में भी यही गलती करते हैं, इंटीग्रेशन में भी ऐसी होता है, उनको ये नहीं दिखता बाहर, आईटीएफ नहीं दिखता है, बिना आईटीएफ दिखे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, फिर यहाँ पे उनको टेन इनवर्स नहीं दिखता है, तो फिर इस टेन का क्या करेंगे? फंक्शन तो सॉरी सॉरी थीटा में किया है ना हमने, थीटा में मैंने गलती कर दिया भाई, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया, हमने इसको थीटा में पुट किया है। ये सब थीटा में आएंगे, मैंने एक्स में लिख दिए, सॉरी, ये सब किस में आएंगे? थीटा में आएंगे। ठीक है, ये कोस थीटा बाई टू बनेगा, साइन थीटा बाई टू, कोस थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू और थीटा बाई, ये सारे इसमें बनेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, मान लो यहाँ पे टेन इनवर्स नहीं है या टेन इनवर्स की जगह कुछ और है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो ये थीटा दिख रहा है। मान लो टेन इनवर्स होता ही नहीं, अगर टेन इनवर्स नहीं होता तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता, फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते? थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ता, कुछ और ही आ जाता, कहने का मतलब अब्सर्ड चीज बन जाती। ये अब सेंस कब बनाएगा? जब यहाँ पे आईटीएफ होगा। ये सेंस हमारा तब बनाएगा जब यहाँ पे आईटीएफ होगा, ताकि आइडेंटिटी बने, ताकि ये क्या बने? आइडेंटिटी बने। और वाई क्या है? पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू थीटा। हमें डिफरेंशिएशन तो x का ही करना है, थीटा का नहीं करना है। मैंने इस y को यहां तक रिड्यूस कर दिया, बस इसका फायदा ये हुआ कि ये जो y लेके चले थे अब ये छोटा सा बन गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू, थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? कोस इनवर्स x। थीटा की जगह मैं क्या रखता हूँ? कोस इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो पूरी की पूरी चीज है वो इसके इक्वल होगी। तो जब मैं dy बाई dx निकाल दूंगा तो वन बाई टू का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, और कोस इनवर्स x का माइनस वन बाई टू बाहर है, कोस इनवर्स x का कितना हो जाएगा? माइनस वन ओवर रूट वन माइनस एक्स। क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, तो यहां से मेरा पूरा का पूरा जो मेन मोटिव था वो ये सब्स्टिट्यूशंस बताना था।
ठीक है, तो ये ITF का डिफरेंशिएशन है, बाकी क्वेश्चंस कुछ कुछ आएंगे उनको हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, लॉग अब आता है फिर लॉग का और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। उससे पहले एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम से पहले तुम्हें उनकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सारी की सारी, जो मैंने तुम्हें लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब कराया था, जब बड़े अच्छे से बता दी थी सारी की सारी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं लगता वापस से रिपीट करने की कोई जरूरत है। ठीक है, तो जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है ये मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि फंक्शंस में मैंने इसीलिए कराया था ताकि बार बार मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं डायरेक्टली शिफ्ट करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि fx इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x, इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मुझे a की पावर x का डेरिवेटिव करना होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x, a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू द पावर x, और इनटू में log a विद बेस e, ये आता है log a विद बेस e। ठीक है, अब ये log a विद बेस b है, इसको खाली log a भी लिख सकते हैं। अगर a की पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसको हम सिर्फ a की पावर x log a भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि बेस e है तुम्हारा। ठीक है, ये तो बात हुई a की, ये बात किसकी हुई, a की। और फिर x का डेरिवेटिव x के साथ है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये x ऊपर लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही हो जाएगा। तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे डेरिवेटिव पूछा है कि भाई डेरिवेटिव करके बताओ a की पावर x क्यूब का, या a की पावर में मान लो 10x का, इसका डेरिवेटिव पूछ लिया। a की पावर क्या, यहाँ पे तुम और कुछ कर लो, 3 की पावर 10x कर लो। क्या करना चाह रहे हैं हम, 3 की पावर 10x का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, तो 3 की पावर 10x का डेरिवेटिव करो। पहले तो 3 की पावर x काम करेगी, तो 3 की पावर 10x का 3 की पावर 10x, फिर log 3, फिर 10x का डेरिवेटिव करोगे, फिर क्या करोगे, 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, फिर x का भी डेरिवेटिव करोगे, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 10x स्क्वायर कर देता मान लो, तो 10x स्क्वायर करते तो सीकेंट, ये 10x स्क्वायर हो जाता है, ये सीकेंट स्क्वायर x स्क्वायर हो जाता, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता। प्रोसेस सीक्वेंस में चलते जाना है बस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, e की 3 की पावर 10x का डेरिवेटिव होगा। यानी कि मैं एक जनरल फॉर्मूला बना के ये कह सकता हूं कि a की पावर fx का जो डेरिवेटिव होता है, a की पावर fx का अगर डेरिवेटिव पूछा जाए, a की पावर fx का a की पावर fx log a, और इनटू में f का डेरिवेटिव उसके साथ, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। अगर इसका स्पेशल केस हम देखें, व्हेन a इज इक्वल टू e, अगर a तुम्हारा e बन जाए, a तुम्हारा क्या बन जाए, e बन जाए, तो जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर fx हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर fx का e रेज टू द पावर fx, और a की जगह कौन आ गया, log e, और फिर df ओवर dx। log e कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है, तो यहाँ पे log वाली टर्म नहीं आती जब e रेज टू द पावर fx का डेरिवेटिव करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर fx का डेरिवेटिव करो तो सिंपली e रेज टू द पावर fx और इनटू में df ओवर dx, इतना ही होता है। यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव तो सिंपली e की पावर x ही हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपली कितना हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। समझे इस बात को, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर मैं तुमसे पूछूं लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्सपोनेंशियल, क्या सिर्फ मैं लॉगरिथम ही लिख देता हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एफ एक्स किसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हो, log x विद बेस a का, इसका डिफरेंशिएशन अगर तुम करना चाह रहे हो, log x विद बेस a का अगर डेरिवेटिव करना चाह रहे हो तो वो कैसे होगा, देखो अगर log x विद बेस a का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, जो log के अंदर होता है उसको सीधा रेसिप्रोकल कर देता है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर देगा। एक्सपोनेंशियल के साथ जो ये log a वाली टर्म होती है ये मल्टीप्लाई में आती है, लॉगरिथम के साथ ये वाली टर्म डिवाइड में आती है, ऐसे याद रखना है इसको कि 1 ओवर x log a, इस तरीके से आएगी। ठीक है, और फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होगा। अब कुछ बुक वाले इस डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख देते हैं 1 ओवर x, और log a का क्या बना देंगे, अच्छा यहाँ पे बेस कितना है कुछ नहीं लिखा तो बेस e है। कुछ बुक वाले जो है ना इसको log को ऊपर लिख देते हैं, तो उसको देख के ये मत समझना कि सर ने गलत लिख दिया, बुक वाले इसको ऊपर ले जाते हैं ऊपर। तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता है log a विद बेस b, अगर a और b को इंटरचेंज करना है तो क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं, log b विद बेस a, log b विद बेस a, हम ये कर देते हैं। तो अगर log a विद बेस e है तो इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, पर a और e आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये भी लिखा हुआ मिल जाता है log e विद बेस a। बाकी मुझे तो इसकी कोई सेंस समझ आती नहीं है, कुछ बुक वाले लिख देते हैं, ये फिर भी कुछ सेंस बनाता है, ये तुम्हें दूसरे वाला याद रखना है, ये वाला। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करूं, log, जैसे मान लो मैंने डेरिवेटिव करा दिया तुमसे log x विद बेस 3 का, मान लो इसका डेरिवेटिव करा दिया, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, log x का 1 ओवर x और log 3, बस ये होगा 1 ओवर x log 3। अगर तुम्हें बेस में 3 ले जाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर x log e विद बेस 3, 1 ओवर x log e विद बेस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 ओवर x log e विद बेस 3, बाकी इसको ऐसे याद करेंगे।
अब अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे जनरलाइज करूँ और क्या लिखूँ कि भाई अगर डेरिवेटिव करना है तुम्हें किसका, log ऑफ एफ एक्स का, और बेस क्या है तुम्हारा ए है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/f(x), log क्या करेगा, एफ एक्स को नीचे भेज देगा, ठीक है, 1/x नीचे भेज देगा, ठीक है, और कौन आ जाएगा, log a आ जाएगा, log के साथ जो एफ एक्स लिखा हुआ वो नीचे आ जाएगा, log a आ जाएगा, और फिर हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में करा देंगे एफ एक्स का। ये हमारा जनरल रिजल्ट हो गया log के डिफरेंशिएशन का, ये हमारा जनरल रिजल्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही स्पेशल केस है, अगर बेस हमारा कितना हो जाए, अगर ये जो बेस है ये कितना बन जाए, एक्सपोनेंशियल ई बन जाए, यानी कि फिर उस केस में तुम डेरिवेटिव किसका करना चाह रहे हो, सिर्फ log x का डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं, बेस ई है, मान लो ये है, ई लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, और a का काम कौन कर रहा है, a का काम e कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे log a लिखा हुआ है, log a लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, log e बन जाएगा, और log e का मतलब log e विद बेस e, ये कितना होता है 1 होता है, यानी कि log x का विद बेस e वो डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। खाली log x का जो डेरिवेटिव होता है, सिंपल log x का, नेचुरल log का, जिसपे बेस कितना होता है e होता है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। अगर बेस कुछ और है, a है 3 है कुछ भी, अगर बेस, तो log a की टर्म फिर डिवाइड में आएगी। सेम चीज यहाँ है, अगर बेस e के अलावा कुछ और है तो एक्सपोनेंशियल में जो log वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई में आती है, और जो log है उसके अंदर वो डिवाइड में आती है। क्लियर हो गई बात। यानी कि अगर मैं यहाँ पे तुमसे ये बोलूँ, एक तो ये बात, और दूसरी बात अगर मैं ये बोलूँ कि डेरिवेटिव अगर तुम्हें मान लो करना है log ऑफ एफ एक्स का, तो log एफ एक्स का डेरिवेटिव सिंपली कितना हो जाएगा 1/f(x) और इनटू में f का डेरिवेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात, बोलो कोई डाउट इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल log के अंदर कुछ डाउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डेफिनेटली, अगर कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है, नहीं है तो एक क्वेश्चन बता दो। y इज इक्वल टू log 7 ऑफ log x विद बेस 3, बताना जरा, सिंपल सा ही है, एकदम रद्दी सा है, बताओ। पता नहीं सुमित, मुझे तो याद नहीं है यार, देख लेना एक बारी। हाँ वो कराया था सुमित, 1/2 पे दोनों तरफ फंक्शन वैल्यू सेम लेगा सुमित, हमें ये नहीं बताना कि वन कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन वैल्यू सेम लेता है, वो नहीं बताना है सर। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से DTSS के क्वेश्चन आ सकते हैं प्लीज, शायद एक दो दो क्वेश्चन आ सकते होंगे आदित्य मैक्सिमम, सच यही है। DTSS में जो ज़्यादा फोकस है, 60% फोकस वो UG PG का रहेगा, तो इसमें हो सकता है 2 3 4 क्वेश्चन आ जाए, मे बी 5 आ जाए, 6 आ जाए, इतना आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मोनी का आंसर आया है 1/x log x। 7 बेस में है ना, हाँ शुभम, अगर डेंस इन आर है तो फुल ही रखते थे। तुम शायद कुछ और समझ रहे हो उस बात को। क्या बनेगा देखो, सबसे पहले कौन सा लोग काम कर रहा है, सबसे पहले कौन सा लोग काम कर रहा है, सबसे पहले ये लोग काम कर रहा है, log एफ एक्स, ये log एफ एक्स और बेस 7 है, log एफ एक्स विद बेस 7, यानी कि ये जो पूरा का पूरा ये नीचे आ जाएगा log x विद बेस 3, ये पूरा का पूरा आ गया, और इनटू में log 7, ये हो गया पहले वाले का डेरिवेटिव। पहले वाले को कैसे समझाया, log 7 और ये लिखा हुआ है ऐसे, तो ये जो लिखा हुआ था ये नीचे आ गया, और जो 7 था इसका log 7 आ गया, और इनटू में डेरिवेटिव किसका हो गया, इनटू में डेरिवेटिव हो गया log x विद बेस 3 का, इनटू में डेरिवेटिव हो गया log x विद बेस 3 का, तो 1/log x विद बेस 3 log 7, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा log x का 1/x विद log 3, तो ये डेरिवेटिव होगा, एक बार मैच कर देना, तो हो जाएगा 1/x log x विद बेस 3 log 3 इंटू log 7, ये हो जाएगा। क्या हो गया मोनी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, एक बार मैच कर लो इसको, ठीक है। और अगर किसी ने बेस ऊपर पहुंचाया है, किसी ने इसको ऐसे लिखा है तो वो भी ठीक है, log e विद बेस 3 log e विद बेस 7 और अपॉन में x log x विद बेस 3, किसी ने हो सकता है इसको ऐसे भी याद कर रखा हो पहले से, किसी ने हो सकता है इसको ऐसे भी याद कर रखा हो पहले से, तो ये भी हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया।
फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएशन आता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। उससे पहले हमें यह समझना है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक को तो बोला जाता है इम्प्लिसिट, एक या पहले एक्सप्लिसिट समझते हैं, एक को तो बोला जाता है एक्सप्लिसिट और एक को बोला जाता है इम्प्लिसिट। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं। पहले तो ये समझेंगे कि होते क्या हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले ये समझेंगे। देखो एक फंक्शन एफ एक्स वाई एक्सप्लिसिट होगा, एक टू वेरिएबल का फंक्शन जो होता है, ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस बात में। इस फंक्शन को एक्सप्लिसिट बोला जाएगा। एक दो वेरिएबल का फंक्शन एक्सप्लिसिट होता है, दो वेरिएबल का फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा एफ एक्स वाई इज एक्सप्लिसिट इफ, अगर तुमने एफ एक्स वाई को 0 के बराबर रख दिया देन, एक अगर आसान भाषा में लिख दूं, अगर एक आसान भाषा में लिख दूं देन y कैन बी कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम x। अगर ऐसा हो रहा है, जैसे कि यानी कि जैसे कि मान लो मैंने एक ये फंक्शन एफ एक्स वाई लिख दिया, क्या x प्लस 2y+3, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे दिया। अब मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है कि इम्प्लिसिट है। ये फंक्शन एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट होगा। इसको एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट चेक करने के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे और फिर यहां से देखेंगे क्या मैं y की वैल्यू पूरी की पूरी x में निकाल सकता हूं या x की वैल्यू पूरी की पूरी y में निकाल सकता हूं। ठीक है, x की वैल्यू पूरी की पूरी y में, y की वैल्यू पूरी की पूरी x में। तो अगर यहां से देखोगे तो y की वैल्यू पूरी की पूरी x में निकल जाएगी, -3 -x/2। तो पूरा का पूरा जो y है वो सेपरेट हो गया x के साथ। तो ये वाला जो फंक्शन था एफ एक्स वाई, ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था। सर लास्ट क्वेश्चन में बेस 3 वालों को कंबाइन कर सकते हैं। बेस 3 कहाँ है, कहाँ गया वो क्वेश्चन, बेस 3 वाला। बेस 3 की तो बस एक टर्म है, किसके साथ कंबाइन करना है टीना, बेस 3 की तो सिर्फ एक ही टर्म है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, वहीं पे इंप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अच्छा, जितने भी फंक्शन हमने अभी तक देखे वो सब एक्सप्लिसिट ही तो थे। अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टोटली एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। देखो y इज इक्वल टू एक x का फंक्शन दिया हुआ है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ना। y इज इक्वल टू लॉग x विद बेस है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y और x को एक तरफ रखा हुआ है ना। ये देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन रखा हुआ है। जितने भी फंक्शन देखे ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन ही तो है। तो इन सब का डेरिवेटिव हमने किया कर लिया अब तक। पर अब वो कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि ये सेपरेट ही नहीं हो पाए, तो सेपरेट ही नहीं हो पाए तो वो कहता है कि एफ एक्स वाई इज इम्प्लिसिट, एफ एक्स वाई इज इम्प्लिसिट इफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स वाई को 0 के बराबर रख दो देन y एंड x कैन नॉट बी सेपरेटेड। y और x को हम सेपरेट ही ना कर पाए, y एंड x कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर इनको सेपरेट ही ना कर पाओ तो फिर ये तुम्हारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्या इसमें से x और y को सेपरेट कर सकते हो सर। लास्ट में सर e एंड 3। मेरे को बाकी जब तक ये बताओ क्या इसमें से x और y को सेपरेट कर सकते हैं। मैं टीना का डाउट क्लियर करता हूँ। क्या कह रही हो टीना। सर लास्ट में सर e एंड 3, e एंड 3 क्या कहना चाह रहे हो। अच्छा, ये वाला हाँ, इनको कर सकते हो, इनको कर सकते हैं हम। कैसे कंबाइन करेंगे, ये वाली चीज बन गई log e विद बेस 3 अपॉन में log x विद बेस 3। तो कैसे कंबाइन करें, हाँ इसको कंबाइन कर सकते हैं हम। इसको लिख सकते हैं हम log e विद log e अपॉन log 3 log x। फिर इसको तुम सिंपली log e विद बेस e ओवर x लिख सकते हो। ठीक है, इसको सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यही कहना चाह रहे हो ना, ये वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है बिल्कुल। कोई भी फंक्शन अगर ऐसे लिखा गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। धन्यवाद सोनम। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहां से x और y को तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे। x की वैल्यू निकालोगे तो सामने x दिखेगा, y की वैल्यू निकालोगे तो फिर सामने y दिखेगा। समझ रहे हो। तो तुम्हें ये फंक्शन एक्सप्लिसिट ही दिखेगा। यहां से हम dy ओवर dx निकाल सकते हैं एकदम आराम से। यहां से तो dy ओवर dx एकदम इजीली निकल जाएगा। अब टास्क ये है कि यहां से dy ओवर dx कैसे निकले, टास्क ये है यहां से dy ओवर dx कैसे निकले, ये करना है। तो इसके लिए तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए तुम्हें सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते टाइम। जब भी x की पावर्स और y की पावर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो उसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर एक y की पावर तुम्हें दिख रही है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है। मान लो y क्यूब दिख गया, तो ये दो बातों का ध्यान देना है इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के। सबसे पहली बात तो ये समझो कि y हमेशा एक y जो होता है वो x का ही तो फंक्शन होता है। तो y को कांस्टेंट ट्रीट करने की गलती मत कर देना, 0 के बराबर मतलब रखो। इसका डिफरेंशिएशन करना बता रहा हूँ। y जो होता है वो एक x का ही फंक्शन होता है। समझ आ रही है मेरी बात। तो जब तुम इसका डेरिवेटिव करो तो इसको कांस्टेंट मान के इसका डेरिवेटिव 0 मत कर देना। समझ रहे हो, ये एक x का ही फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये x का फंक्शन है तो ये पावर रूल वाली फॉर्म में जा रहा है, f की पावर n। तो इसका डेरिवेटिव पहले तो पावर रूल से करेंगे और फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy ओवर dx।
फिर y का डेरिवेटिव कितना होगा dy/dx। तो अगर y की कुछ भी पावर है तो उसका डेरिवेटिव इस तरीके से होगा, ठीक है। यहां पे अब तुम्हें अगर समझ आ गया कि y x का फंक्शन है, तो फिर यहां पे y स्क्वायर को बाहर मत निकाल देना, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहां क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। x को एज इट इज रखोगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2y, और y का हो जाएगा dy/dx, और प्लस में y स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो इस टर्म का डेरिवेटिव इस तरीके से होगा, इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो इस तरीके से होगा। अगर तुम इन दो बातों का ध्यान रख लोगे तो इंप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव एकदम आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 मिनट बची है। कल हमने थोड़ा किया था, आज पूरा 9 बजे तक पढ़ेंगे, जब तक तुम्हारे कमेंट बंद नहीं हो जाते तब तक। देखो, तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव, अब क्या करना है, यहां से dy/dx निकालना है, तो दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। अगर ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर है तो इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव भी इक्वल होगा। हाँ लिख सकते हैं मोनी, वो अभी आगे पढ़ेंगे, हायर डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, x की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x क्यूब, y की पावर 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4y क्यूब dy/dx, ठीक है, प्लस में 4 x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से करोगे, x एज इट इज y का हो जाएगा dy/dx, y एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और 100 का जो डेरिवेटिव है, जो 100 जो है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और आरएचएस में 0 का डेरिवेटिव, आरएचएस में 0 का भी डेरिवेटिव क्या है, 0 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। हाँ वैसे सुमित तुम्हारी बात ठीक है, मैं कल उसको एक बार देखता हूँ, ठीक है। बात तुम सही कह रहे हो वैसे सुमित, बात तुम ठीक कह रहे हो, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आ रहा है, मैं देखूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है, कल बताता हूँ मैं उसको, ठीक है। अब यहाँ देखो, हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx की टर्म्स को कलेक्ट कर लो, dy/dx की टर्म्स को क्या कर लो, कलेक्ट कर लो। तो dy/dx की टर्म्स कौन कौन सी, एक तो ये है, यहाँ हो जाएगा 4y क्यूब, यहाँ से dy/dx आएगा जब 4 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4x, बाकियों को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, बाकी में कौन बच गया, एक तो 4x क्यूब बच गया, माइनस का 4x क्यूब बच गया, और एक 4 की मल्टीप्लाई जब y से कराओगे तो 4y, ये 4y भी उधर चला जाएगा। तो यहाँ से जो तुम्हारा पूरा का पूरा dy/dx है, ये आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब माइनस का 4y अपोन में 4y क्यूब प्लस 4x, ये dy/dx आ गया। इस तरीके से इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन। हाँ ये इंप्लिसिट फंक्शन है, इसमें से x और y की वैल्यू तुम सेपरेट नहीं कर सकते शुभम, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, ये इंप्लिसिट फंक्शन है, ये इंप्लिसिट फंक्शन, इसके अंदर ये इंप्लिसिट फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, वो शुरू में इंट्रोडक्शन देना पड़ गया, इस वजह से इंट्रोडक्शन में हमारे 15-20 मिनट निकल गए, नहीं तो मैं इसको कंप्लीट करा देता। मंडे को हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे, और वो एक क्वेश्चन जो है सुमित ने बताया रेशनल और इरेशनल वाला, वो भी मैं देखूंगा। सही है, मेरे को सुमित की आर्गुमेंट ठीक लग रही है, उसको भी मंडे को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलेंगे हम मंडे को, और चिंता मत करो, अब हमने फ्लो पकड़ लिया है, अब हम जल्दी से बाहर आ जाएंगे। हाँ 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात ये, अब ये हो जाता है, फिर उसके बाद मैं यूजीपीजी का टॉपिक शुरू कर दूंगा, ये जो इसका जो डिफरेंशिएशन वाला जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो हायर वाला शुरू कर लेंगे, एडवांस कैलकुलस वाला, ताकि जो DSSS वाला है वो भी सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।